झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि और आईटी के क्षेत्र में सरकार कर रही है तेजी से काम। कृषि को रखा जा रहा है प्राथमिकता की श्रेणी में। उत्तर प्रदेश में गन्ना बकाया भुगतान में आई तेजी। न्यायालय के आदेश पर प्रदेश सरकार ने किया 31 करोड़ रुपए का भुगतान। 179 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बाकी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि और आईटी के क्षेत्र में सरकार तेजी से काम कर रही है। कृषि को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा जा रहा है और सरकार का प्रयास है कि किसान वर्ष में 3 फसली खेती करें, साथ ही बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा, पर्यटन के लिहाज से झारखंड एक समृद्ध राज्य है और इसे बढ़ावा देकर एक उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है। गन्ना बकाया भुगतान की राह देख रहे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशी की खबर है। प्रदेश सरकार ने न्यायालय के आदेश के क्रम में 31 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि 179 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बाकी है। सबसे खराब स्थिति बहेड़ी चीनी मिल की है। न्यायालय के आदेशानुसार इस मिल को 88.46 करोड़ रुपए का 15 जुलाई तक भुगतान करना था, लेकिन मिल द्वारा मात्रा 5.57 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया। जिला प्रशासन ने न्यायालय के आदेशानुसार अवशेष भुगतान तत्काल कराए हैं। चीनी मिलों के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें ऋण उपलब्धता होने की कार्रवाई चल रही है, जिससे शीघ्र ही किसानों का भुगतान किया जाएगा। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पोटाश प्रमोशन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कनाडा सहित उच्च प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किसानों के बीच संतुलित खाद में पोटाश के महत्व को और कारगर ढंग से असरदार बनाने हेतु कार्य योजना तैयार की गई। इस अवसर पर हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए इंडियन पोटाश लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर PS गहलोत ने बताया, तो अब हमने किसानों के एजुकेशन के लिए इस बात का प्रचार और प्रसार करने के लिए कि आप जो है भारत सरकार की नीति, आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की नीति और आपका जो कृषि विश्वविद्यालय उसकी नीति के अनुसार समतोल खाद का प्रयोग करें। वो समतोल खाद है 4 भाग नाइट्रोजन, 2 फॉस्फोरस और 1 पोटाश। इसके सामने आज एक्चुअल जो असली प्रयोग है वो 9-3-1 जैसा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए, इसका सुधार करने के लिए आज हमने एक नई प्रोजेक्ट शुरू की है, जिसमें हमें कुछ सहायता कनाडा के पोटाश प्रोड्यूसर्स भी दे रहे हैं और इंडियन पोटाश इस प्रोजेक्ट के द्वारा किसानों की शिक्षा और किसानों के पास ये प्रचार प्रसार लेके जाएंगे कि आप जो है समतोल प्रयोग करें खादों का और अपना अधिक से अधिक लाभ उठाएं। देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश में मानसून की हालिया सक्रियता ने तिलहन की फसल को नया जीवन दे दिया है। केंद्र सरकार के इंदौर स्थित सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय के मुताबिक मानसून की शुरुआती बौछारों के बाद बारिश की लंबी बेरुखी से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन पिछले 4 दिन के दौरान सूबे में हुई बारिश से ये खतरा टल गया है। उन्होंने कहा कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा खरीफ सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में करीब 55.5 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया जा चुका है। लिहाजा बारिश के हालिया दौर के बाद राज्य में इस तिलहन फसल का रकबा बढ़कर 56 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। सोयाबीन की खेती पर निगाह रखने वाले संगठन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार देश में खरीफ के मौजूदा सत्र के दौरान 100 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में सोयाबीन बोया जा चुका है। इस सत्र में सोयाबीन का रकबा 110 लाख हेक्टेयर के आसपास रह सकता है, यानी इस बार सोयाबीन की राष्ट्रीय रकबे में मध्य प्रदेश की भागीदारी लगभग 50% रहने का अनुमान है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी
हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है! फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। किसान बहनों और भाइयों, आज शुक्रवार है। आप हमें पूरे सप्ताह, पूरे महीने चिट्ठियां भेजते हैं। आपको इंतज़ार रहता है अपनी चिट्ठियों का। आज दिन आ गया है आपकी चिट्ठियों का जवाब देने का। बहुत से किसानों ने हमें चिट्ठियां भेजी हैं, उसमें से हमने कुछ चिट्ठियां शामिल करी हैं और आज हम आपकी चिट्ठियों के जवाब दे रहे हैं। हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं डॉक्टर YR मीना जी, जो यहाँ पर कमिश्नर हैं, कृषि मंत्रालय में हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चिट्ठियाँ आई हैं, आपकी इजाज़त हो तो मैं चिट्ठियाँ पढ़ना शुरू करूँ, आप उनके जवाब देंगे। तो एक चिट्ठी हमें मध्य प्रदेश से आई है। ये है ग्राम मोरटका माफ़ी, जिला खंडवा से। जगन्नाथ पटेल जी किसान हैं। ये काफ़ी दिनों से हमें चिट्ठियाँ बहुत सारी भेजते रहे हैं। आज इन्होंने अपनी जो चिट्ठी भेजी है उसमें इन्होंने पूछा है कपास की फसल पीली पड़ गई है, उसका क्या उपाय करें। कपास की फसल के पीली पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो होती है, पोषक तत्वों की कमी, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, इनकी कमी के अलग अलग लक्षण पत्तियों से जाहिर होते हैं और पीलापन पत्तियों में आता है, पत्तियां झड़ भी जाती हैं। और दूसरी बात है, कपास पानी के प्रति बहुत सेंसिटिव है। अगर खेत में पानी भरा रह जाए तो भी ये नौबत आती है, पत्तियां भी गिरने लगती हैं, जड़ों में सड़न होने लगती है और पौधे सूखने लग जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता कि आपकी पत्तियां किस वजह से पीली हो रही हैं, लेकिन इन बातों का अगर हम ध्यान रखें, एक तो जैसे आप अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं और मिट्टी की जांच की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें। अंधाधुंध पोषक तत्वों का इस्तेमाल नहीं करें। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, ये इन सब का इस्तेमाल करना होता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, मिट्टी की जांच करवाएं और मिट्टी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पोषक तत्वों का ठीक से उपयोग करें और अपने खेत में पानी खड़ा नहीं रहने दें। पानी भरने पर भी ये मतलब जड़ों में सड़न होके और पत्तियां गिरने लगती हैं और पेड़ सूखने लगते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा पत्र लेते हैं। ये हमें भेजा है भवान सिंह बोरा जी ने, जो रहते हैं बेंगलोर कर्नाटका में और रहने वाले हैं उत्तराखंड, कमाऊ उत्तराखंड के। ये पूछ रहे हैं कि मेरी जो ज़मीन है वो बंजर भूमि है उत्तराखंड में, जो बेकार पड़ी हुई है, और इसमें ये कुछ देवदार के पौधे लगाना चाहते हैं। और ये पूछ रहे हैं कि देवदार के पौधे कहाँ से मिलते हैं, किस प्रकार लगाएं, और सरकार की ओर से कोई अनुदान है तो उसके बारे में भी इनको बताएं। देवदार के पौधे की हमारे किसान भाई ने बात की है और आजकल किसान बहुत जागरूक हैं। वानिकी जो फॉरेस्ट्री है उस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। कृषि वानिकी की जा सकती है, फॉरेस्ट्री के पौधे भी लगाए जा सकते हैं और इन पौधों की अगर ठीक से देखभाल की जाए तो काफ़ी अच्छा मुनाफा 4-5 साल के बाद भी मिल सकता है किसानों को। और बीच में जब पौधे छोटे हों तो कोई भी फसल आप ले सकते हैं अगर कृषि वानिकी के हिसाब से पौधारोपण कर रहे हैं। रहा सवाल पौधे प्राप्त करने के लिए कहाँ संपर्क किया जाए या सरकार से क्या सहायता मिल सकती है, तो वन विभाग की जो पौधशाला है वहाँ से आपको पौधे मिल सकते हैं। ज़िले और ब्लॉक स्तर पर वन विभाग की पौधशालाएँ आमतौर पर होती हैं, तो अपने निकटतम वन अधिकारी को संपर्क करके और अपने पौधे लें। मुफ्त में या तो पौधे उपलब्ध होते हैं या 1 या 2 रुपये से ज़्यादा
कीमत किसानों से नहीं वसूली जाती और किस तरीके से पौधारोपण करना है ये भी उनको वहाँ पर बता दिया जाता है। आमतौर पर 5 बाई 5 मीटर की दूरी पर आप ये लगा सकते हैं अगर बीच में आप कोई फसल ले रहे हैं, और नहीं तो 3-3 मीटर की दूरी पर भी आप पौधों का रोपण कर सकते हैं। पौधे रोपने से पहले गर्मियों के समय खासकर आप 2.5 या 3 फीट का गड्ढा उतनी ही चौड़ाई और उतनी गहराई का खोदें और मिट्टी को थोड़ा धूप में तपने दें, और बारिश होने से पहले आप उसमें खाद और चिकनी मिट्टी ये मिश्रण मिला करके और गड्ढे को भर दें। 1-2 बारिश होने के बाद जब ठीक से मिट्टी दब जाए और पानी का अच्छा समावेश हो जाए ज़मीन में, उसके बाद आप देवदार के या दूसरे जो वन विभाग के पौधे हैं वानिकी के, वो आप लगा सकते हैं। पौधों को थाले के बीचों बीच में लगाएं, अच्छे से चारों तरफ से दबा दें जिससे कोई हवा नहीं रहे और जड़ें मतलब उथली नहीं रहें, ठीक से जम जाएं। उसके बाद अगर ठीक से देखभाल करते हैं, हफ्ते या 10 दिन में पानी देते रहते हैं या बारिश होती है तो कोई उस तरीके की चिंता नहीं रहती, तो आपके पौधे अच्छे पनपने लगते हैं। डॉक्टर साहब, एक पत्र और आया है हमें। ये पत्र है शालिग्राम नागौरे, खंडवा, मध्य प्रदेश से। ये हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम नियमित देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सफ़ेदा के पौधे कहाँ से लें, इसकी पूरी जानकारी चाहिए, पॉपुलर की जानकारी चाहिए, और कोई कृषि मैगजीन हो, मासिक पत्रिका, उसके बारे में भी इनको बताएं। सफ़ेदा या पॉपुलर के पौधे लेने के लिए जैसे मैंने बताया, वन विभाग, आप ब्लॉक स्तर पर या ज़िले स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों को संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी पौधशालाएँ वन विभाग के द्वारा तैयार की जाती हैं और किसानों को पौधे व प्रशिक्षण किस तरीके से इनको लगाना है ये दिया जाता है। और अगर पॉपुलर आप लगा रहे हैं, 2-3 तरीके से लोग लगाते हैं। एक तो खेत की मेड़ के चारों तरफ लगा देते हैं, दूसरा खेत में लगाते हैं और बीच में फसल लेते रहते हैं। जैसे कृषि वानिकी की हम बात करते हैं तो उसमें 4 बाई 5 मीटर की दूरी पर लगाएं पौधों को, और बीच में आप कोई भी फसल, दलहनी फसलें हैं, सब्जियों की खेती है, ये आप कर सकते हैं। और अगर मान लो आपको कोई सब्जी या दूसरी खेती उसमें नहीं करनी, सिर्फ पौधे लगाने, तो 3-3 मीटर की दूरी पर आप ये पॉपुलर के पौधे लगाएं और ठीक से देखभाल करें, पानी पिलाते रहें, तो आपके पौधे काफ़ी अच्छे से पनपेंगे। शुरुआती दिनों में एक खास ध्यान ज़रूर रखें, दीमक का प्रकोप काफ़ी होता है जब भी आप कभी पौधरोपण करते हैं, तो दीमक से बचाव के लिए क्लोरोपायरीफॉस दवा 2 ml 4 लीटर पानी में मिला करके डाल सकते हैं, या एक बकेट में करीब करीब जो 5 लीटर की है आप 4 या 3 ml दवा मिला करके और उस पौधे को पिला दें। 15-20 दिन के अंतर पर, खासकर गर्मी के मौसम में अगर ये ध्यान रखते हैं, दवा डालते हैं दीमक की, तो दीमक का प्रकोप नहीं होगा और पौधे आपके ठीक से पनपेंगे। खाद और जो दूसरी चीज़ें हैं इन पौधों को देने के लिए, वो बेहतर होता है कि अगर शुरू में जब भी आप पौधा लगा रहे हैं, अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद और दीमक की दवाई ये सब मिश्रण के साथ डाल करके मिला दें, जिससे पौधों का अच्छा विकास हो। और गड्ढे ज़रूर 2.5-3 फीट गहरे खोदें, गर्मियों में खोदें, नाप तोल के खोदें, जिससे आप पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की निश्चित दूरी रख सकें। और खेत के अंतर्गत जो कृषि क्रियाएं हैं, चाहे निराई गुड़ाई का काम हो, वो मशीनों द्वारा आप कर सकें, ट्रैक्टर से या आपके पावर वीडर हैं उससे, और बीच में कोई भी फसल लेनी है तो उसकी भी बुवाई ठीक से कर सकें। तो रेखांकन करके उचित दूरी पर उन्नत किस्म के पौधे, खासकर पॉपुलर की अगर हम बात करते हैं तो पंत पॉपुलर 5 एक अच्छी किस्म है। ऐसे ही G48, ये 2 किस्में हैं जो काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर की बढ़ती हैं और काफ़ी प्रचलित हैं, तो ऐसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। साथ ही हमारे किसान भाई ने कृषि पत्रिकाओं की जानकारी चाहिए है, तो कृषि पत्रिकाएं वैसे तो हमारे जैसे आपके सभी ज़िलों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो भी समय समय पर प्रकाशित करते हैं, नियमित पत्रिका नहीं निकलती। लेकिन हमारे जो राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय हैं वो भी विशेषांक तौर पर, खासकर खरीफ विशेषांक, रबी विशेषांक या फसल विशेष पर समय समय पर कृषि साहित्य प्रकाशित करते हैं। नियमित रूप से अगर पत्रिकाएं लेनी हैं तो आप जैसे फल फूल है, खेती है, या उन्नत कृषि है, कृषि विस्तार समीक्षा है, ये पत्रिकाएं केंद्र के स्तर से निकलती हैं। तो फल फूल, खेती, कृषि चयन का या इंडियन हॉर्टिकल्चर, ये जो पत्रिकाएं हैं, ये अगर आप मंगाना चाहें तो आप व्यवसाय प्रबंधक, कृषि अनुसंधान भवन, पूसा, नई दिल्ली 12
को पत्र लिख करके और आप इनके मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। मासिक, द्विमासिक और त्रैमासिक तीनों तरह की पत्रिकाएं हैं जिनके आप नियमित सदस्य बन करके और उनका लाभ ले सकते हैं। ये पत्रिकाएं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। फल फूल हिंदी की पत्रिका है, बागवानी से संबंधित है, पौधे और फूलों से की जानकारी भरपूर दी जाती है। खेती जैसे है, खेती में कृषि संबंधी दूसरी जो क्रियाएं हैं, चाहे सब्जी हैं, इसके अलावा फसल हैं जो दलहन तिलहन, इन सब की जानकारी आपको दी जाती है। ऐसे इंडियन हॉर्टिकल्चर अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बागवानी की अंग्रेजी में जो खबरें हैं वो कौन कौन सी किस्में विकसित हो रही हैं, किस तरीके से आप बगीचे लगा सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी इससे आपको मिल सकती है। उन्नत कृषि, कृषि विस्तार समीक्षा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये विस्तार निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रकाशित की जाती हैं और इनका सदस्य बनने के लिए आप निदेशक कृषि सूचना, कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली को पत्र भेज करके इनके सदस्य बन सकते हैं और नियमित रूप से कृषि साहित्य प्राप्त करके और उससे आप अपना ज्ञान अर्जन बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक पत्र और आया है हमारे पास। ये है, किसान भाई हैं भुवन दास जागड़े, ग्राम सिरवा बांधा, छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने सोयाबीन की फसल लगा रखी है और करीब 20 दिन हो गए हैं। इनकी फसल में खरपतवार आ गए हैं, तो ये चाहते हैं खरपतवार नाशक दवा कौन सी है, कितनी मात्रा में, किस विधि से डालें, इसकी कृपया जानकारी देने की। सोयाबीन में खरपतवार की बात हमारे किसान भाई ने की है। खासकर वैसे हम सिफारिश करते हैं कि आप मैनुअली अगर निराई गुड़ाई करके खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है। इसके लिए आप खेत की एक अच्छे से तैयारी करें और फसल लगाएं लाइनों में। लाइनों में सोइंग करने से आपको फ़ायदा होता है कि बीच में आप कोनो वीडर है, पावर वीडर है या दूसरे जो कृषि के छोटे यंत्र हैं उनकी मदद से निराई गुड़ाई कर सकते हैं और खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मान लो खरपतवार ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जैसे आपने कहा आपकी फसल 20-25 दिन की हो गई है, तो उसको आप चाहें तो केमिकल कंट्रोल से भी आप कर सकते हैं। 25 दिन बाद नियंत्रण के लिए मेटासल्फ्यूरोन दवा की 4 से 6 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके अच्छे से अगर मिट्टी पर छिड़काव करते हैं तो ये चौड़ी पत्ती वाले खासकर जो खरपतवार हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और शुरू में जैसे ही आप बुवाई करते हैं, बुवाई के 2-3 दिन बाद पेंडीमेथालिन दवा है उसको आप छिड़क सकते हैं। उसकी 2 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई के 2 या 3 दिन बाद आप ठीक से छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक चौड़ी पत्ती वाले और जो घास हैं पतली पत्ती वाले उन सब का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 बार केमिकल से भी आप ये खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं और सोयाबीन की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक तो हमने किसानों की चिट्ठियां पढ़ी थी, कुछ हमारे पास मेल भी आई हैं। तो मेल में कुछ किसान भाइयों ने भेजी हैं। एक किसान है हरिओम कुशवाहा, ये पूछ रहे हैं मैं बॉयलर मुर्गी पालन की आधुनिक जानकारी चाहता हूँ जिसमें बॉयलर की सभी बीमारियों का समय और उसकी दवाइयों की पूरी जानकारी हो। कृपया आप बताने की कोशिश करें। मुर्गी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और इसके लिए किसानों को हमेशा से सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत मदद करती रही है, जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है। इसके अलावा पोल्ट्री पर अच्छे प्रोजेक्ट बना करके प्रशिक्षण लेकर के किसान अगर व्यवसाय करना चाहें तो व्यावसायिक तौर पर मुर्गी पालन को अपना करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ब्रॉयलर यानी मांस के लिए मुर्गी पालन, तो इसके लिए भी अलग अलग किस्में हमारा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली जो है वहाँ से विकसित की गई हैं, जैसे कैरी रेनब्रो, कैरी धनराजा, कड़कनाथ, इस तरीके की किस्में हैं जो तेज़ी से बढ़ती हैं, अच्छा विकास करती हैं और काफ़ी मुनाफा मांस बेच करके या मुर्गी बेच करके किसान भाई ले सकते हैं। जैसा कि हमारे किसान भाई ने कहा कि मुर्गी में बीमारियां निश्चित तौर पर काफ़ी सेंसिटिव मुर्गी पालन होता है। अगर किसान जागरूक नहीं रहे, ठीक समय पर उपचार नहीं कराए या टीकाकरण, मुर्गी में खासकर जब भी मुर्गी पालन करना हो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है और टीकाकरण के माध्यम से बहुत सी बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे मैरेक्स है, रानीखेत है, गम्बोरो है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर
टीकाकरण कर दिया जाए तो नियंत्रित किया जा सकता है, नहीं तो ये फैलती हैं तो काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं और बड़ा नुकसान किसान भाइयों को होता है। प्रशिक्षण लेकर के मुर्गी पालन अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को कब कौन सा टीका लगाना है, किस तरीके से लगाना है, इसकी प्रायोगिक ट्रेनिंग इसके दी जाती है और उसके बाद में किसान खुद उसको लगा सकते हैं और अपनी जो मुर्गी पालन है उसको बीमारियों और रोगों से बचा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र वैसे बढ़िया जगह है नज़दीक में, लेकिन मुर्गी पालन बड़े स्तर पर करना है और विशेषज्ञता हासिल करनी है तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो बरेली में है वहाँ पर जाकर के प्रशिक्षण लें। 15 दिन के और महीने के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। एक और फ़ायदा होता है कि उसमें आप कितने स्तर पर उसको मुर्गी पालन को करना चाहते हैं, कितना आपका खर्चा होगा, कितनी आमदनी हो सकती है, ऐसा विशेषज्ञ आपको एक प्रोजेक्ट बनवा देंगे और प्रोजेक्ट बना करके अगर आप मुर्गी पालन चाहे ब्रॉयलर के लिए करना है चाहे अंडे के लिए करना है तो आप अच्छा मुनाफा भी ले पाएंगे और बैंकों से वित्तीय सहायता आपको मिल सकती है। और सरकार की जो योजना है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए उसके तहत जो अनुदान है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं और बेहतर होगा कि आप प्रोजेक्ट बना करके इसको चालू करें। अपने जो मुर्गी पालन है उसमें जो भी आपकी लागत आ रही है उसका आप बीमा भी करवा लें, कभी विपरीत परिस्थितियां हों, नुकसान की नौबत आए तो कम से कम आपको बीमा के द्वारा उस नुकसान से बचने में मदद मिल सके। डॉक्टर साहब, आपने चिट्ठियों के जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बखूबी तरीके से दिए। हम समझते हैं कि हमारे किसान भाई इससे संतुष्ट होंगे और अपने खेतों में आपकी सलाह को लागू करेंगे। चिट्ठियां तो हमारे पास बहुत सी थीं, लेकिन हम समय के अभाव के कारण कुछ ही उनमें शामिल कर पाए, कुछ मेल ले पाए, कुछ चिट्ठियां ले पाए। इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलो ए बी अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।